तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जनवरी 2023 की क्रोनोलॉजी के नोट्स मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। 60-70 पेज की जो क्रोनोलॉजी होती है उनको यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट नोट्स के जरिए आप 7-8-10 पेज तक में यहाँ पे कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं क्रोनोलॉजी से सो वो यहाँ पर मैंने बनाए हैं। और यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के पहले पेज पर जो मासिक घटनाओं का सार संहार के बारे में जो इम्पोर्टेंट करंट के बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल की बात करें तो वो है फिडे विश्व हिल्टन शतरंज चैंपियनशिप में भारत की ओर से रजत पदक किसने जीता है। तो यहाँ पर कोनेरो हम्पी ने यहाँ पर भारत की तरफ से रजत पदक जीता है। और अगर पूछ लिया जाए कोनेरो हम्पी का संबंध किस खेल से है तो यहाँ पर ये शतरंज की खिलाड़ी है। वही बात करें कोनेरो हम्पी किस राज्य से हैं तो यहाँ पर वो कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। वही हम अगले सवाल की बात करें तो पीएम द्वारा पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस की यहाँ पर शुरुआत की गई है। और ये जो कि 30 दिसंबर यहाँ पर 2022 के दिन उसी दिन यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया था। और ये पश्चिम बंगाल के अंदर पहली वंदे भारत ट्रेन है। और आपको पता ही होगा वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ट्रेन होती है। इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जाता है। ये मेड इन इंडिया ट्रेन होती हैं। तो यहाँ पर यह जो ट्रेन पश्चिम बंगाल में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई हैं तो यहाँ पर इसकी बात करें तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच ये ट्रेन शुरू की गई है। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो छत्तीसगढ़ का नया नशा विरोधी अभियान जिसे IACP 2022 अवार्ड मिला है वो क्या है। तो इस अभियान का नाम क्या है, वो है निज्ञात। पूछ लिया जाए निज्ञात अभियान किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जो नशा विरोधी एक अभियान है। और इसी को IACP 2022 का अवार्ड दिया गया है। अगले सवाल की हम बात करें तो वह इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो ये MP भोपाल के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगले सवाल की हम वहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है जो पहला राज्य है जिन्होंने अपना विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया है। इसके अलावा हम अगले सवाल की यहाँ पर बात करें USA में राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित भारतीय कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा राजू यहपाल। इनको है जो UN के राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार में समूह के अंदर इसे नामित किया गया है। अभी यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया है, इन्हें बस नामित किया गया है। तो आगे नियुक्त भी करेंगे तो उसकी भी यहाँ पर अगले क्रोनोलॉजी के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रख सकते हैं कि इन्हें जो नियुक्त किया गया है। भाई हम अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद है तो यहाँ पर गृह मंत्रालय द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया। उस ऐप का नाम क्या है। तो यहाँ पर प्रहरी नाम से ये ऐप लॉन्च किया गया है जो किसके लिए है। तो यहाँ पर सीमा सुरक्षा है तो यहाँ पर BSF के लिए यहाँ पर ये ऐप शुरू किया गया है। अगला यहाँ पर हाल ही में नेपाल के अंदर चुनाव पूर्ण हुए थे तो यहाँ पर नेपाल के अंदर नया प्रधानमंत्री कौन बना है। यहाँ पर वो है पुष्पा कमल दहला। ये है जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो हाल ही में FIFA विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था। कतर के अंदर ये आयोजन हुआ था। और इसमें विजेता की बात करें तो लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना ने यहाँ पर विजेता रही। और वहीं उप विजेता की बात करें तो यहाँ पर फ्रांस की टीम यहाँ पर उप विजेता रही है। वहीं अगर पिछली बार FIFA वर्ल्ड कप की बात करें तो 2018 के अंदर मास्को रूस के अंदर आयोजन किया गया था। और इसमें विजेता की बात की जाए तो फ्रांस उस समय विजेता था। और उप विजेता की बात की जाए तो क्रोएशिया उस समय उप विजेता था। तो यहाँ पर ये FIFA विश्व कप के बारे में पढ़ लिया। बाकी इसके जो भी अन्य पुरस्कारों की बारे में बात करें तो हम जब खेल परिदृश्य पढ़ेंगे तो उसके बारे में यहाँ पर बेस्ट फुटबॉल किसके पुरस्कार दिया गया है, गोल्डन ग्लोबल, गोल्डन शूज, गोल्डन बूट किसे दिया गया उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो वह सुशासन सप्ताह 2022 कब से कब तक चला। तो यहाँ पर 19 से 25 दिसंबर 2022 के अंदर यहाँ पर शुरू था। और यहाँ पर 2023 मिस्टेक्स लिख दिए, यहाँ पर आपको 2022 मानना है। और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के याद में यहाँ पर सुशासन सप्ताह मनाया जाता है। और 25 दिसंबर तक ये चला था 2022 के अंदर। अगला हम यहाँ पर बात करें वो है संयुक्त राष्ट्र अमीरात का चंद्र मिशन कौन सा है।
तो यहाँ पर रशीद नाम से उनका चंद्र मिशन है। पूछ ले जाए राशि चंद्र मिशन किस देश का है, तो यहाँ पर यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का। अगला सवाल यहाँ पर है FIH महिला हॉकी नेशन कप 2022 किसने जीता, तो यहाँ पर भारत ने यहाँ पर यह अवार्ड जीता है, ये कप जीता है। अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करें हुए हैं 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी का है, तो यहाँ पर एप्पल कंपनी का यहाँ पर शीर्ष स्थान है। और वहीं सेकंड नंबर पर बात की जाए तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इसमें यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। और भारत की यहाँ पर बात करें, भारत की कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है, तो यहाँ पर रिलायंस इसमें यहाँ पर शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात करें हुए काजी 2022 युद्धाभ्यास किस देश का है, तो भारत और कजाकिस्तान देश का है। और इसका 2022 के अंदर कहाँ पर यह आयोजन किया गया था, तो ये मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया गया था। वही हम अगले सवाल के बारे में पढ़े तो वो है ई सुश्रुत प्रणाली किस राज्य की है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ई सुश्रुत प्रणाली यहाँ पर शुरू की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें पेटा इंडिया वर्ष 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया, तो यहाँ पर किसे दिया गया, सोनाक्षी सिन्हा को यहाँ पर दिया गया। वही इसके अलावा बात करें टाइम्स पत्रिका के द्वारा, न्यूयॉर्क की टाइम्स पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था, तो वह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यहाँ पर चुना गया था। और वहीं भारत की बात करें पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया, तो यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा हो जाएगा। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं बैठक कहाँ पर आयोजन की गई थी, तो ये सिंगापुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर अगले सवाल की हम बात करें ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022 यानी जिसके विजेता कौन है, यहाँ पर पुरुष विजेता कौन है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग यहाँ पर विजेता होती हैं। तो यहाँ पर ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड में पुरुष विजेता की बात करें तो राफेल नडाल इसके विजेता हैं। और ये बैडमिंटन का खेल होता है। राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पर बैडमिंटन से हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर एक पुस्तक आ जाती है, पुस्तक का नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अंडर अनसर्ट टाइम। ये पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर ये मिशेल ओबामा की यह पुस्तक है, जो कि बराक ओबामा की पत्नी है। इस पुस्तक का नाम आप याद कर सकते हैं, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग टू अनसर्टन टाइम। इसके अलावा यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित यहाँ पर एक सवाल है, वो है 500 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो वो है रोहित शर्मा। और ये इनका विश्व की बात करती है दूसरे खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा तो यहाँ पर मासिक घटनाओं का सार संहार तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और अगले पेज यहाँ पर वो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट जीके के सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हाल ही में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है, बांग्लादेश राजधानी ढाका के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। तो ये पूछ ली जाए कि ये मेट्रो ट्रेन किस देश की सहायता से चलाई गई है, तो इसमें जापान देश ने जो सहायता की है। इसके अलावा यहाँ पर मालदीव के राष्ट्रपति को हाल ही में 11 साल की सजा सुनाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो अब्दुल्ला, पूर्व राष्ट्रपति है अब्दुल्ला यासीन, जो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे। 2013 से लेकर 2018 के बीच ये मालदीव के राष्ट्रपति थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में हाल ही में मालदीव की न्यायालय के द्वारा 11 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात करें तो वो है विश्व बैंक द्वारा किस देश में जेंडर उत्तरदायी टूल किट लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर भारत के अंदर यहाँ पर जेंडर उत्तरदायी टूल किट लॉन्च किया गया है। अगले सवाल है UN से शांति सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य सहायता का संकल्प कहाँ पारित किया गया, तो यहाँ पर UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहाँ पर सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर संकल्प पारित किया गया है। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो वहाँ UN द्वारा किस देश को वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर कर दिया है, यहाँ पर ईरान देश को यहाँ पर बाहर कर दिया है। ईरान में लंबे समय से एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा था और यहाँ पर हिजाब और इसमें मासा अमीनी की भी हत्या हुई थी, उसके खिलाफ यहाँ पर हुआ था। तो महिलाओं के राइट्स को यहाँ पर काफ़ी हद तक छीना जा रहा था, तो उससे संबंधित यहाँ पर UN ने जो महिला अधिकार निकाय से इसको बाहर कर दिया। हालांकि अब यहाँ पर ईरान की सरकार के द्वारा वो जो पुलिस लगाई गई थी जो महिलाओं के हिजाब से संबंधित थी,
उन पुलिस को यहाँ पर हटा दिया गया, हालांकि अभी ये प्रोटेस्ट समाप्त हो चुका है। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग की इंडेक्स जारी की गई है 2022 की, तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल बन जाता है कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यहाँ पर ये विश्व में रहने के लिए जो किन देशों में कितना कॉस्ट आता है, कौन सा शहर कितना महंगा है, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें विश्व में सबसे महंगे शहरों की यहाँ पर बात करें तो उसमें प्रथम स्थान आता है सिंगापुर का, दूसरे स्थान आता है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का, और तीसरा इजराइल का देश तेल अवीव का इसमें तीसरा स्थान आता है, जो कि ये सबसे महंगे शहरों में के अंदर हैं। और वहीं यहाँ पर रहने के लिए सबसे महंगा पड़ता है। वहीं यहाँ पर भारत की यहाँ पर बात करें सबसे महंगे शहर कौन से हैं, यहाँ पर बेंगलोर इसमें नंबर 1 पर है, तो सबसे रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। दूसरा यहाँ पर चेन्नई है, और तीसरा यहाँ पर अहमदाबाद शहर है। यहाँ पर इस प्रकार विश्व स्तर पर भी शहरों के नाम लिविंग इंडेक्स याद कर सकते हैं, और यहाँ पर भारत के भी यहाँ पर शहर दिए हुए हैं। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, यहाँ पर इसमें SRAE इस नाम से ये दूरबीन है जिसका यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको याद रख लेना है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। इसका अभी निर्माण हुआ नहीं, इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखी हुई है, सॉरी SE नहीं है, ये SK है, SKAE। इसका पूरा नाम बात करें तो स्क्वायर किलोमीटर एरे आउटवेटरी, ये इसका पूरा नाम है, और ये इस दूरबीन का नाम है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो हाल ही में जो चीन अरब शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और वहीं बात करें चाइना इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान किस देश का है, तो यहाँ पर इसमें पाकिस्तान का शीर्ष स्थान है। चाइना इंडेक्स क्या है, तो इसमें ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश है जो चीन पर सबसे ज़्यादा निर्भर है आर्थिक रूप से, हो चाहे हथियार खरीदने, वो कौन सा देश निर्भर है, तो इसमें पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान है सबसे ज़्यादा जो चाइना पर निर्भर देश है, तो ये चाइना इंडेक्स में शीर्ष स्थान हो जाएगा पाकिस्तान का। अगले सवाल यहाँ पर बात करें, यहाँ पर COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, सॉरी COP15 नहीं है, यहाँ पर जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर ये मॉन्ट्रियल शहर कनाडा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा हम अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर परमाणु संलयन में सफलता पाने वाला देश कौन सा है, 2022 के अंदर किस देश को परमाणु संलयन में सफलता मिली है, तो यहाँ पर यूएसए के वैज्ञानिकों को परमाणु संलयन में यहाँ पर सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो वहाँ किस देश को 2028-29 में UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की घोषणा की है, यहाँ पर भारत देश को यहाँ पर अस्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पर घोषणा की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें अभी जैसे कि भारत 31 दिसंबर 2022 को ही भारत की UN में अस्थायी सदस्य समाप्त हुई है, और यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से भारत को 21 से लेकर 2022 के 31 दिसंबर तक भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य रहा था। और इसमें हम अगली बार फिर से यहाँ पर 2028-29 के लिए इसमें फिर से 2028-29 के लिए भारत को चुन लिया गया है। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें, नॉर्थ लोन स्थान जहाँ हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, यह स्थान कहाँ पर है, तो यह अमेरिका के अंदर संयुक्त राष्ट्र नेशन का जो हेड ऑफिस है, UN का जो हेड ऑफिस है, उसके अंदर यहाँ पर ये स्थान है नॉर्थ लोन स्थान, जहाँ पर हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसमें भारत की ओर से S जयशंकर विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर भाग लिया था। और वहीं बात करें UNO के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर एंटोनियो वर्तमान में UNO के अध्यक्ष है। इसके अलावा यहाँ पर अगले पेज पर हम यहाँ पर चले तो यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य आ चुका है, जिसमें हम भारत देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट जीके के सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल की यहाँ पर बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के किस ग्रुप के साथ शांति समझौता किया गया है,
तो ये हो जाएगा जेलियाडोंग यूनाइटेड फ्रंट। यह ग्रुप किस राज्य का है? तो ये मणिपुर राज्य का है और इसके साथ केंद्र सरकार ने यहाँ पर शांति समझौता किया है। ये काफ़ी समय से थोड़ा विरोध वगैरह था, इसमें थोड़ा उग्रवादी तो नहीं कह सकते हैं, मगर इतना आपको जरूर याद रखना है कि ये जेलियाडोंग यूनाइटेड फ्रंट ग्रुप किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। अगले सवाल की बात करें तो किस मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई है। अब जो हाल ही में जो चुनाव हुए थे 2022 के एंड में, तो उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले तो बात कर ले गुजरात के अंदर जो हाल ही में चुनाव हुए थे, तो विधानसभा सीट कितनी थी गुजरात में? तो 182 गुजरात में विधानसभा की सीट थी। और इसमें यहाँ पर बात करें किसको कितनी सीटें मिली थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें के साथ बहुमत के साथ इसमें वापस इसकी सरकार बनी है। कांग्रेस की बात करें तो इसमें 17 सीटें मिली है, आम आदमी पार्टी को इसमें 5 सीटें मिली है, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है और अन्य और निर्दलीय यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं। और इस प्रकार वापस भूपेंद्र बघेल यहाँ पर गुजरात के दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पर 68 सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस की विजय हुई थी, इसमें कांग्रेस की 40 सीटें हैं, बीजेपी की यहाँ पर 25 सीटें मिली और अन्य को यहाँ पर 3 सीटें मिली। और इस प्रकार वापस तो नहीं कहते हैं, पहली बार यहाँ पर और नया यहाँ पर सीएम यहाँ पर चेंज हुआ है। गुजरात में तो वही भूपेंद्र बघेल रहे हैं, यहाँ पर एसपी में यहाँ पर सीएम चेंज हुआ है तो वो हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर वापस नहीं, पहली बार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सीएम बने हैं। इस प्रकार आप दोनों ही राज्यों के यहाँ पर सीटें और विधानसभा सीटें तो स्पेशली हमें याद रखना ही है। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो है फोर्स एशियाई परोपकारी सूचकांक, यानी दान देने में परोपकारी के मामले में यहाँ पर किनका शीर्ष स्थान है? तो यहाँ पर पूरे एशिया के अंदर प्रथम स्थान आता है गौतम अडानी और दूसरे नंबर आता है शिव नडार। जब एशिया का इसमें स्थान आता है, जाहिर सी बात है भारत में भी यह प्रथम स्थान होना ही है, तो यहाँ पर भारत में भी दोनों सेम नाम आ जाएगा गौतम अडानी और यहाँ पर दूसरे स्थान हो जाएगा शिव नडार, जो कि परोपकार यानी कि दान देने में यहाँ पर सबसे टॉप पर है, यह फोर्ब्स एशियाई परोपकारी सूचकांक के अनुसार। अगला सवाल यहाँ पर यूएनईपी द्वारा किस परियोजना को 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना को यहाँ पर 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया गया। अगला सवाल जलवायु परिवर्तन मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो वो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय परिदृश्य हम पढ़ चुके हैं। अगला हम यहाँ पर पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा संस्थाओं द्वारा जो भी अंतरिक्ष में ग्रह उपग्रह पर जो भी सैटेलाइट छोड़े गए हैं उसमें नासा और इसरो का नाम प्रमुख आता है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 किस देश के वैज्ञानिक, अब यहाँ पर 2023 में चंद्रयान 3 भारत के द्वारा यहाँ पर भेजा जाएगा और उसमें जो भारत है जो अमेरिका देश के वैज्ञानिक उपकरण है जो साथ में लेके जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 में किस देश के वैज्ञानिक उपकरणों को लेके जाएगा? तो यहाँ पर यह अमेरिका के वैज्ञानिक उपकरणों को अपने साथ लेके जाएगा। इसके अलावा किसके द्वारा ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन परीक्षण किया गया? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा शुरू किया गया। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में के सिवान इसके प्रमुख है और यहाँ पर ये 10वें नंबर के प्रमुख थे। इससे पहले यहाँ पर सिवान एस सिवान इसके प्रमुख थे। वर्तमान में आपको याद रख लेना है एस सोमनाथ इसके प्रमुख है। यहाँ पर पिछला अध्यक्ष में बताने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नाम में एस सिवान कुछ नाम है। अभी वर्तमान में आप मैं बता रहा हूँ वो एस सोमनाथ है, वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल की यहाँ पर बात करें तो वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनुसार किस जिले में सोने के भंडार की पुष्टि की है? तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर भंडार की पुष्टि की गई है वैज्ञानिक के द्वारा। अगला सवाल बात करें तो WBD यानी वर्ल्ड बैंक
वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान कितनी है? तो यहाँ पर पहले यहाँ पर 6.5% तय की और अब इसमें वर्तमान में बढ़ा के इसको 6.9% कर दिया है। और अगले सवाल की बात करें तो है दिसंबर 2022 तक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? वो रूस है। यहाँ पर रूस, जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ उसके बाद भारत ने बाकी दुनिया से तेल धीरे धीरे कम खरीदना कर दिया और यहाँ पर नवंबर दिसंबर तक आते आते भारत जो सबसे ज़्यादा तेल रूस से ही आपूर्ति करता है। तो दिसंबर 2022 आंकड़ों के अनुसार तेल आपूर्ति, भारत को तेल आपूर्ति करने में सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस हो जाएगा। इसके अलावा हम अगले सवाल की यहाँ पर बात करें, दिसंबर 2022 के आंकड़ों अनुसार देश में जीआई टैग कितनी संख्या है? तो यहाँ पर 432 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जीआई टैग लग चुका है, वो भारत की है। यानी भारत के अंदर 432 ऐसी चीज़ें जिसमें जीआई टैग लग चुका है, जीआई टैग मिला हुआ है। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल कहाँ पर आयोजित किया गया? यहाँ पर कहाँ पर स्थापित किया गया? यहाँ पर कोच्चि केरल के अंदर इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल, यहाँ पर देश का पहला सोने के सिक्के देने वाला एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसको स्थापित किया गया। यहाँ पर बात करें हम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों को 1000 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों को यहाँ पर आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा? इनको जो पहले वैसे बने हुए हैं लेकिन इनको वापस आधुनिक तरीके से व्यवस्था की जाएगी। तो उसमें सीधे तौर पर ये याद रख लेना कि इस योजना के तहत कितने स्टेशनों को बेहतर ढंग से वापस बनाया जाएगा, तो उसमें 1000 स्टेशनों को नाम शामिल किया गया है। यहाँ पर बात करें महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट किस देश में लॉन्च किया गया? तो अमेरिका के अंदर लॉन्च किया गया। इसके अलावा यहाँ पर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा PSOM एक्सटल रॉकेट मोटर का परीक्षण किया गया? तो ये इसरो के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। इसरो ने किसके साथ मिलकर हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया? तो यहाँ पर एक्सवाइड एकीकृत रक्षा स्टाफ, इनके साथ मिलकर हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया। अगले सवाल, यहाँ पर स्पाइन प्रक्षेपण के लिए किनके साथ समझौता किया? इसरो प्लस सोशल अल्फा दोनों ने मिलकर यहाँ पर स्पाइन का परीक्षण करेंगे। स्पाइन का फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। इसको यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा इसरो प्लस सोशल अल्फा कंपनी द्वारा मिलकर। अगला सवाल, यहाँ पर इसरो द्वारा किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है हाल ही में? यहाँ पर C-20 नाम से एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसका दिसंबर 2022 के अंदर इसका परीक्षण किया गया। यहाँ पर चंद्रमा पर निजी लैंडर MI, यहाँ पर लैंडर का भी नाम याद रखना, पिछला वाला जो जैसे चंद्रयान 2 का लैंडर था वो विक्रम लैंडर था। यहाँ पर लैंडर का नाम है MI, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA और हकुतो एजेंसी और इन दोनों के द्वारा हकुतो दोनों के मिलकर द्वारा इसका लॉन्च किया गया। यहाँ पर बात करें अगले सवाल की, तो वह है जल स्रोतों को ट्रैक करने के लिए SWOT किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर नासा और CNES के द्वारा। बात करें CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये फ्रांस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा अमेरिका की एजेंसी है, और दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर जल स्रोत को ट्रैक करने के लिए SWOT लॉन्च किया गया। यहाँ पर बात करें कंटिन्यू रक्षा प्रौद्योगिकी को हम पढ़ते हुए, तो देश की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है? तो INS अर्नाला है। और INS अर्नाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो तमिलनाडु के अंदर स्थापित की गई। बात करें प्रोजेक्ट 75 के तहत जिसमें 5वीं पनडुब्बी कौन सी लॉन्च की गई हाल ही में? INS वागीर इसमें पनडुब्बी लॉन्च की गई। वेला, वागीर, करंज, अरिहंत, ये सब INS है जो
प्रोजेक्ट 75 के तहत ही लॉन्च की गई। पहला वागीर वागसिर। बात करें अगले सवाल की तो हाल ही में आईएनएस मोर्मुगावा को कहां पर कमीशन किया गया, तो ये मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में स्थापित किया गया। मोर्मुगावा बंदरगाह, बंदरगाह का नाम भी है मोर्मुगावा। तो आईएनएस मोर्मुगावा कहाँ पर स्थापित किया गया, मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में। किस देश द्वारा B-21 रेडर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा यह लॉन्च किया गया। बात करें अगले सवाल की तो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का नाइट ट्रायल कहाँ पर किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का नाइट ट्रायल कहाँ पर किया गया, तो यहाँ पर उड़ीसा के अंदर किया गया। और अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा के अंदर ही है, वहाँ पर ये स्थापित किया गया। ये भी आपको याद रखना है कि अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ते हैं आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक संबंधित यहाँ पर जो भी सवाल बनते हैं करंट जी के इसमें जनवरी 2023 की इकोनॉलॉजी के अंदर जो भी दिया उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बात करें वो है हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है। और इसमें सबसे वैल्यूएबल मूल्यवान कंपनियों की यहाँ पर श्रेणी दी गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर एप्पल है, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है और यहाँ पर तीसरे स्थान पर अल्फ़ाबेट है। तीनों ही आपको याद कर लेना है। बाकी इसके अलावा जो पहला प्रश्न था इसमें मासिक घटनाओं का सार संहार, उसमें भी हमने इसमें चर्चा किया था। यहाँ पर बात करें भारत की, यहाँ पर 20 कंपनियाँ हैं जिसमें से 34वें स्थान पर, ऐसे भारत में बात करें तो यहाँ पर भारत में प्रथम स्थान है रिलायंस का, दूसरे स्थान है टाटा कंसल्टेंट का। लेकिन विश्व स्तर पर यहाँ पर बात करें तो इसमें 34वां स्थान आता है रिलायंस का और 65वां स्थान आता है टाटा का। अगला सवाल है यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कल्याणी फेरेस्टा, ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। यहाँ पर बात करें अगले सवाल की तो आरबीआई ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट की कितनी वृद्धि की है, 0% की इसमें वृद्धि की है। इसके अलावा आरबीआई के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या बताई गई, तो 6.8% बताई गई है। यहाँ पर बात करें अगले सवाल की तो विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह नागपुर मेट्रो में इसको लॉन्च किया गया है। अगला सवाल पर हम यहाँ पर आते हैं और वो हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनुसार किस जिले में सोने के भंडार की पुष्टि की गई हाल ही में, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर इसकी पुष्टि की गई है। बात करें WB यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर, यहाँ पर हम यही सवाल यहाँ पहले प्रश्न में भी पढ़ चुके हैं। तो हम आते हैं अगले सवाल पर। 2031 तक भारत सरकार में कितने नए परमाणु संयंत्र चालू करने की योजना तैयार की गई हैं, लक्ष्य रखा गया है, तो 20 और नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू करने की योजना है। अगला सवाल यहाँ पर दिसंबर 2022 आंकड़ों के अनुसार देश में पंजीकृत जी-टैग की संख्या, इसके बारे में पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगले सवाल पर आते हैं। देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल कहाँ पर है, कोच्चि केरला के अंदर है। यहाँ पर वही प्रश्न यहाँ पर वापस आ रहा है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें उसको मैंने छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है, क्योंकि वो वैसा सेम क्वेश्चन हम जो पहले पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। बात करें अगले सवाल की तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, शॉर्ट में बोला जाए तो CIBR के अनुसार किस वर्ष भारत 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। और इस प्रकार 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश होने के बाद भारत यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो यहाँ पर वो 2035 दे रखा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आर्थिक परिदृश्य पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ते हैं प्रादेशिक परिदृश्य, जिसमें राजस्थान स्तर पर जो भी राज्य स्तर पर जो भी करंट जीके के सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो वह है जयपुर स्थायी पीठ का क्षेत्राधिकार यहाँ पर कौन कौन सा है, यहाँ पर न्यायालय के द्वारा यहाँ पर क्षेत्राधिकार डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर कौन इस संभाग के आधार पर किया गया है। तो जयपुर स्थायी पीठ का क्षेत्राधिकार कौन कौन से है, तो जयपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, भरतपुर संभाग है, कोटा संभाग है। तो ये आते हैं जयपुर स्थायी पीठ का क्षेत्राधिकार। वहीं बात करें जोधपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार में से जोधपुर संभाग आता है, उदयपुर संभाग आता है, बीकानेर संभाग आता है।
तो यहाँ पर सवाल इस तरह से बनता है कि जैसे कि दे दिया जाए कि जयपुर स्थित पीठ का क्षेत्राधिकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जैसे उदयपुर, यहाँ पर क्योंकि उदयपुर जयपुर के काफ़ी नज़दीक में आता है तो उस तरफ ऐसा कंफ्यूज वाला बन जाता है कि यहाँ पर कहीं उदयपुर न करते। तो यहाँ पर उदयपुर को स्पेशली याद रखना, ये जोधपुर स्थित पीठ क्षेत्र के अंदर आता है, जयपुर क्षेत्रीय पीठ के अंदर नहीं आता है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, ग्रामीण ओलंपिक की तरह ही यहाँ पर शहरी ओलंपिक का भी शुभारंभ किया गया और इसकी शुरुआत कब होगी, ये कब शुरू हो गए? तो यहाँ पर जनवरी 2023, 26 जनवरी 2023 के अंदर ये शुरू किए जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, हाल ही में किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मानद डी लिस्ट की उपाधि दी गई है? तो यहाँ पर देवेंद्र झांझड़िया खिलाड़ी को यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर बात करें अगले सवाल की, तो है डिजिटल नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये राजस्थान को मिला है। बात करें शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो ये उदयपुर राजस्थान के अंदर किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे मिला, किस राज्य को मिला? तो ये राजस्थान को ही मिला है। यहाँ पर बात करें कोणार्क युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जोधपुर के अंदर ये कोणार्क युद्ध स्मारक स्थित है। और ये किससे संबंधित है? तो 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच लोनावाला जैसलमेर के अंदर जो दोनों के बीच सेनाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें उस युद्ध से स्मारक के रूप में इसे यहाँ पर कोणार्क युद्ध स्मारक यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि जोधपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगले सवाल, किस राज्य द्वारा दिसंबर 2022 में बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है? यहाँ पर राजस्थान के द्वारा यहाँ पर बाल श्रम को रोकने के लिए यहाँ पर समिति का गठन किया गया है। किसके द्वारा राजस्थान में तीसरा हाइब्रिड संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के द्वारा राजस्थान के अंदर तीसरा हाइब्रिड संयंत्र शुभारंभ किया गया। अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करें तो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना किस राज्य के अंदर शुरुआत की गई है? तो यह राजस्थान के अंदर शुरू की गई है। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल, राजस्थान भाषा के वर्ष 2022 के अंदर साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिले, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंदर जिन जिन राजस्थानियों को ये पुरस्कार मिला है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कमल रंगा, इनको यहाँ पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला और इनकी किस कृति के लिए मिला है? तो वह अल्लेकू अम्बा, इस कृति के लिए इन्हें मिला है। दूसरा यहाँ पर नाम आता है गोपाल लहा, इनको यहाँ पर अनुवाद किया इन्होंने अखूत ताशडो, इस कृति का इन्होंने अनुवाद किया है। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार इन्हें दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर बात करें देश का पहला प्लानिटोरियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो एक कोटा राजस्थान के अंदर इसका स्थापित किया जाएगा। वहीं बात करें 41वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियन में राजस्थान का पदक कितना है? मतलब इसमें राजस्थान को इसमें रजत पदक मिला है। और वहीं बात करें स्वर्ण पदक इसमें किसको मिला है? मतलब पूछ लिया जाए रजत पदक से ज़्यादा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदर्शी के तौर पर हम ये भी राष्ट्रीय परिदर्शी के तौर पर हमें ये भी याद रख सकते हैं कि 41वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियन में स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो दिल्ली एम्स को यहाँ पर मिला है। उसके बाद यहाँ पर रजत पदक यहाँ पर राजस्थान का नाम आ जाएगा। यहाँ पर बात करें समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर है राजस्थान की, तो यहाँ पर उनका नाम है प्रिया मेघवाल, इनको यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात करें अगले सवाल की, 1971 में लोंगेवाला चौकी के हीरो जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो यहाँ पर भैरव सिंह राठौड़ यहाँ पर सैनिक थे जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लोनावाला में यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। उस समय उनको 1972 में सैनिक पदक भी उन्हें मिला था, जिनका हाल ही में जो स्वर्गवास हो गया है। अगला सवाल उनका नाम भी आप याद रखते हैं, भैरव सिंह राठौड़। अगला सवाल यहाँ पर आता है, कुछ पन्ने इश्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ईरा टाग इस पुस्तक की लेखक हैं। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये ओम गौड को ये पुरस्कार दिया गया, जो कि राजस्थान के हैं। यहाँ पर बात करें अगले सवाल की, तो ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 किसे दिया गया?
तो एक करती भारती को ये पुरस्कार दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की हैं। यहाँ पर बात करें जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का नया आईजी किसे नियुक्त किया गया है, तो पुनीत रस्तोगी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात करें 71वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मनीषा वाइट ने इसको स्वर्ण पदक जीता है। अगले सवाल देखा जाए तो यहाँ पर स्वाति अग्रवाल और समूह का चयन वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हुआ है। तो यहाँ पर इसका नॉर्मल तरीके से आपको याद रख सकते हैं। अगले की ओर हम चले तो अगले पेज यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के पर सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार किसको मिला है, तो यहाँ पर अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इनको यहाँ पर दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए यार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला यहाँ पर बात करें तो शरद महोत्सव, शरद से ही पता चलता था शरद ऋतु ठंडी ऋतु, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड राजस्थान में कहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर माउंट आबू के अंदर यहाँ पर ठंड रहती है। उस हिसाब से भी आप पता कर सकते हो और लॉजिक लगा सकते हो कि शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, माउंट आबू के अंदर इसका आयोजन 2022 में किया गया है। अगला सवाल देखा जाए तो भारत का पहला स्वचालित अन्नपूर्णा माता रोपवे कहाँ पर शुरू किया गया है, तो यहाँ पर जयपुर के अंदर इसको शुरू किया गया है। बात करें अगले सवाल की तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पर 5 मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की यहाँ पर योजना तैयार की गई है। वहाँ पर ये 5 मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर बात करें तो ये रामगढ़ चूरू के अंदर एक बनाया जाएगा। दूसरे की यहाँ पर बात करें तो वह लाइट नागौर के अंदर इसको बनाया जाएगा। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर पीपलपा एंड सुल्तानपुर कोटा के अंदर बनाया जाएगा। चौथे की बात करें तो बरवाड़ा स्वयं मधुपुर के अंदर ये बनाया जाएगा। इसमें पांचवा का नाम मैं शायद लिखने में मिस्टेक कर दिया है। फिलहाल आप ये 4 याद रख सकते हैं। बाकी इसमें कर्नोलॉजी के अंदर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें प्रादेशिक परिदृश्य का जो टॉपिक पर मैंने जो वीडियो बनाया उस पीडीएफ में, उसके अंदर ये आप 5 नाम मिल जाएंगे। यहाँ पर बात करें और इसमें जनवरी 2023 की कर्नोलॉजी के पार्ट 2 के अंदर ही प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो यहाँ पर पिछले वीडियो आप चैनल पर चेक करके देख सकते हो। उसमें 5वां कौन सा स्थान है जहाँ पर स्टेडियम निर्माण किया जाए वो भी मिल जाएगा। अगला सवाल देखा जाए तो 2023 का इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें अगले सवाल की, राजस्थान का प्रसिद्ध तनोड़ माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर बात करें अगले सवाल की तो वह है राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये पाली जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें अगले सवाल की तो डेजर्ट थीम पार्क, यहाँ पर डेजर्ट यहाँ पर रेगिस्तानी कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंदर सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है। तो यहाँ पर डेजर्ट थीम पार्क कहाँ पर रहते हैं, जैसलमेर के अंदर हैं। यहाँ पर अगले सवाल की देखा जाए तो वह है राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वह मजनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर इसको स्थापित किया गया है। वही देखा जाए अगला सवाल के तो वह है इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, तो ये भी राजस्थान को दिया गया है। यहाँ पर बात करें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये राजस्थान विधानसभा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर देखा जाए अगला सवाल तो वो है वेदांत पिंक सिटी होप मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया। मैराथन आते हैं यहाँ पर दौड़ से संबंधित होता है, तो यहाँ पर ये वेदांता पिंक सिटी होप मैराथन का आयोजन जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला यहाँ पर बात करें वो है PMKVY, पूरा नाम पढ़ा जाए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है, तो यहाँ पर इसमें राजस्थान का 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इस योजना से इतना मतलब प्रदर्शन रहा है कौशल विकास योजना का, राजस्थान 5वां स्थान रहा है। अगला सवाल देखा जाए तो देश का पहला राज्य जहाँ पर कोक्लियर इम्प्लांट सरकारी अस्पताल में निःशुल्क दिया जा रहा है, तो वो एकमात्र राज्य है वर्तमान में राजस्थान को यहाँ पर दिया जा रहा है दिसंबर 2022 की कर्नोलॉजी तक के अनुसार। देखा जाए अगला सवाल को तो खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का आयोजन कहाँ पर, तो ये जयपुर के अंदर इसका आयोजन है।
यहाँ पर बात करें अगले सवाल की तो 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पर बीकानेर राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर बात करें अगले सवाल के तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसमें कौन से सैनिकों ने भाग लिया है? तो यहाँ पर शाहबाज डिवीजन सैनिकों के द्वारा इसमें भाग लिया है। यहाँ पर देखा जाए अगले सवाल को तो वो है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विथ ई प्रिजन प्रोग्राम शुरुआत किन के द्वारा की गई है? यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर अगला सवाल देखा जाए तो दादू रत्न अलंकार सम्मान यहाँ पर किसको दिया गया है? तो यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को यह सम्मान दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए अगले सवाल को तो वो हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना किस राज्य के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई? इसको शॉर्ट में बोले तो ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट, ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर बात करें गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर हाल ही में 2 स्थानों के नाम परिवर्तन किए गए हैं। उस स्थानों की बात करें तो यहाँ पर पहला स्थान यहाँ पर आ जाता है गुडेरा बाजार, यहाँ पर पुराना नाम है, इसका नया नाम बदलकर चोरी चौरा यहाँ पर कर दिया है। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है तौलिया अफगान जो स्थान है उनका नाम बदलकर तेलिया शुक्ला यहाँ पर नाम कर दिया गया। तो ये दोनों नाम हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा स्थानों को इनका नाम परिवर्तन किया गया है और आपको ये याद भी रख लेना है। पुराने नाम और नए नाम आपको दोनों ही याद रखने होते हैं। यहाँ पर अब हम अंतिम पेज पर यहाँ पर हम सेकेंड लास्ट यहाँ पर पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर खेलों से संबंधित जो भी करंट अफेयर के सवाल बनेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बात करें पुरस्कार एवं सम्मान, मैं खेलों की बात नहीं पर पुरस्कार एवं सम्मान की बात, जो भी इसमें 2022 में जो भी पुरस्कार वगैरह दिया गया उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर पहला तो हम यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये इस बार 23 भाषाओं के अंदर यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर एक हिंदी में भी आपको याद कर लेना है, हिंदी में यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये बद्री नारायण को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बात करें किस कृति के लिए कौन सी, यहाँ पर तुमड़ी के शब्द नाम की इनकी कृति है, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। वहीं बात करें अंग्रेजी में किन को दिया गया, तो ये अनुराधा रॉय को अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। इनकी कृति की बात की जाए तो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये इस कृति के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी दिया जाता है। किसी भी कृति का कोई अनुवाद करता है तो उनके लिए भी यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर जिनमें से राजस्थान का भी, इसमें राजस्थानी लेखक का भी नाम आते हैं। तो यहाँ पर बात करें अंग्रेजी के अंदर ये किन्हें दिया गया, तो एन कल्याण रमन को यह पुरस्कार दिया गया। और वो कौन सी कृति थी जिनको इन्होंने अनुवाद किया है, तो यहाँ पर पेनाची नाम की ये कृति है, इनका इन्होंने अनुवाद किया है। आप ऐसा ना याद रख ले कि ये कृति इनकी है, ये कृति इनकी नहीं है, ये हम लोग दूसरों की कृति होती है जिनका ये अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी में कल्याण रमन को यहाँ पर पेनाची नाम की कृति के अनुवाद के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। दूसरे यहाँ पर बात करें राजस्थानी भाषा के अंदर किसे दिया गया, मदन गोपाल लड्डा, इनको यहाँ पर अनुवाद के लिए दिया गया है। कृति की बात की जाए तो ये अखेयातर नाम की कृति है, इनका इन्होंने अनुवाद किया है और इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर अगला देखा जाए तो साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो इन साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के साथ साथ अब ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 किसे दिया गया है। तो इनमें नाम आता है डॉक्टर उदयनाथ झा, इनको यहाँ पर साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वही हम देखा जाए हम अंतिम पेज पर आ चुके हैं अवार्ड और पुरस्कार सम्मान से संबंधित पेज में। और यहाँ पर जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब यहाँ पर भारत की महिला यहाँ पर सरताज कौशल ने यहाँ पर जीत लिया है और जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित हैं। यहाँ पर बात करें अगला सवाल की, तो यहाँ पर पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये किन को दिया गया है, तो ये क्षेत्रिकम संगतम को यहाँ पर पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला यहाँ पर अवार्ड देखा जाए तो वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022।
तो यहाँ पर विश्व में वर्ल्ड में एथलीट के आधार पर उन्हें टॉप पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरुषों के अंदर बेस्ट एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है यहाँ पर, तो वह मोंडो डुप्लाटिस नाम के खिलाड़ी को दिया गया है, जो कि स्वीडन देश के खिलाड़ी हैं। पुरुष के साथ साथ महिला का अब नाम याद रख लेना। महिला के अंदर बात की जाए तो सिडनी मैकलोगलिन जो कि यूएसए की खिलाड़ी है, इन्हें यहाँ पर वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। और यहाँ पर प्लेयर ऑफ अवार्ड यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर दो खिलाड़ियों का नाम आता है, जिनमें पहला है कोटी नगोटे जो कि यूएसए की है, दूसरा नाम आता है होली ब्रेडशो जो कि ब्रिटेन की है। इन्हें यहाँ पर फेयर प्ले अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगला अवार्ड की यहाँ पर बात करें तो वो है ITF वर्ल्ड चैम्पियन अवार्ड 2022। इसमें यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर युगल और एकल दोनों में यहाँ पर दिया जाता है। तो पुरुष एकल में यहाँ पर बात करें तो राफेल नडाल जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्हें यहाँ पर दिया गया है, और जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिला के अंदर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इगा स्वीटेक नाम की खिलाड़ी को यहाँ पर दिया गया है, जो कि पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुरुष युगल में यहाँ पर दो जनों का यहाँ पर नाम आता है, क्योंकि युगल यहाँ पर पुरुष का दिया गया है। तो यहाँ पर नाम आता है जोए सेलिवरी जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी है, राजू राम जो कि अमेरिका के खिलाड़ी है। इन्हें यहाँ पर पुरुष युगल में ITF वर्ल्ड चैम्पियन अवार्ड दिया गया। महिला युगल की यहाँ पर देखा जाए तो उसमें आता है बारबोरा केसिकोवा, यहाँ पर नाम आता है। दूसरा यहाँ पर नाम आता है कैटरीना सिलियाकोवा जो कि चेक गणराज्य देश की हैं। इन दोनों को यहाँ पर महिला युगल में ITF वर्ल्ड चैम्पियन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। यहाँ पर हम अंतिम सवाल पर हम आ चुके हैं, और उसमें यहाँ पर एक अन्य पुरस्कार की यहाँ पर बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 यहाँ पर विजेता बात की जाए तो शेखर पाठक, इस पुस्तक को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया। मतलब कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज विजेता के लिए पुस्तक कौन सी है, तो यहाँ पर द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री, जो चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उस से संबंधित एक किताब है, और उसी में यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया। बात करें तो चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर शेखर पाठक इस पुस्तक के लेखक है। तो इस प्रकार हमने पुरस्कार और सम्मान पर जो भी करंट अफेयर के सवाल बनते थे उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर ली हैं। बाकी यहाँ पर बात करें खेल परिदृश्य, इसमें मैं नई PDF बना पाया, तो खेल परिदृश्य के लिए यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल मतलब जो पूरी ओवरऑल जो क्रोनोलॉजी की PDF होती है बहुत पेज, उसमें आप खेल परिदृश्य के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसमें आप पूरा खेल परिदृश्य आपको मिल जाएगा। तो उसकी टेलीग्राम चैनल पर मैं पूरी क्रोनोलॉजी की भी PDF में सेंड कर दूंगा, तो उसमें भी आप वो खेल परिदृश्य आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा, बाकी जो पिछले महीने की जो क्रोनोलॉजी थी दिसंबर 2022 की, उस क्रोनोलॉजी के अंदर मैंने सभी टॉपिक को कवर किया था, उसको भी आप यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो भी सवाल बनते हैं उसकी यहाँ पर चर्चा की थी। और बाकी यहाँ पर इसकी PDF की बात की जाए इस नोट्स की, तो इसकी भी यहाँ पर वो सेम टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इस नोट्स की यहाँ पर PDF सेंड कर दूंगा। बाकी इसी प्रकार मैं हर महीने पिछले महीने दिसंबर 2022 की भी मैंने नोट्स की वीडियो बनाया था, और इसमें आप हर महीने में नोट्स की यहाँ पर वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल